दोस्तों आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे बात करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडी के बारे में और यहाँ पे हम लोग बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 3 देख रहे हैं। यहाँ पे इससे पहले आपको जो है 2 क्लास पहले ही करा चुके हैं। आज यहाँ पे तीसरा क्लास है जिसमें हम बात करेंगे क्या चीज ये टॉपिक के बारे में। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस इससे आती है। मतलब बात करें अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफी ज्यादा इससे पूछी जाती है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इससे काफी सारे मिलते हैं, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये टॉपिक है। तो आप अच्छे से देखिएगा। आपको अगर पसंद आती है इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले जो 2 लेक्चर दिए हैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके वो देख सकते हैं और उसके बाद आप ये क्लासेस को देखिए। ठीक है, अभी यहाँ पे समझिए। यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं और अच्छे से आप यहाँ पे समझिएगा। चलिए यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे पहला टॉपिक क्या जाती है, भारत का आर्थिक वातावरण। भारत का आर्थिक वातावरण क्या है इसके बारे में बात करना है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं अच्छे से भारत के आर्थिक वातावरण की अगर बात करें। आर्थिक कहने का क्या मतलब, इकोनॉमिक स्थिति क्या है। मतलब अगर भारत का आर्थिक का मतलब क्या हुआ, आर्थिक का मतलब ही होता है क्या चीज, पैसा से रिलेटेड। तो यहाँ पे उसका आर्थिक स्थिति क्या है, उसका वातावरण क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसको जानने के लिए हमें 2 चीजों का अध्ययन करना होगा। और पहला क्या है, सन 1951 से 1990 तक का आर्थिक वातावरण और दूसरा सन 1991 से नवीन आर्थिक नीति की का सूत्रपात एवं उसका व्यवसाय एवं उद्योग पर प्रभाव। तो सबसे पहले हम जानेंगे जब देश आजाद हुआ उसके बाद 1951 से 1990 तक का जो है आर्थिक वातावरण हम जानेंगे। उसके बाद 1990 के बाद जो 1991 आया, इसमें नवीन आर्थिक नीति का सूत्रपात एवं उसका जो है व्यवसाय एवं उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा उसको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है पहला पॉइंट सन 1951 से 1990 तक का आर्थिक वातावरण। चलिए इसको हम आपको बताते हैं। देखिए क्या है, सन 1951 से 1990 तक का आर्थिक वातावरण। अब देखिए देश हमारा आजाद हुआ, अंग्रेज जब छोड़ के गए 200 सालों तक राज करने के बाद, उसके बाद क्या हुआ, भारत में बहुत सारा चीज की कमी थी। जैसे मतलब बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई थी, लोग भूखमरी के कारण मर रहे थे, कृषि बहुत मतलब कृषि का जो है सिस्टम बहुत खराब हो गया था, ज्यादा उत्पादन नहीं हो पा रही थी। तो बहुत सारे चीज में एजुकेशन सही नहीं था, लोग को बहुत सारा चीज का दिक्कत होती थी। आप जैसे एग्जांपल में आप ले सकते हैं, आप बहुत सारे मूवी देखे होंगे जिसमें दर्शाया गया है कि जब अंग्रेज छोड़ के गए उस समय भारत की क्या स्थिति हुई। तो बहुत दिक्कतें आई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे स्टार्टिंग पीरियड में अगर बात करें 1951 जब पहला पंचवर्षीय योजना लागू हुआ। पहला पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ, तो 1951 में। जब 1951 में पहला पंचवर्षीय योजना लागू हुआ तो उस समय क्या हुआ, स्टार्टिंग के पीरियड में तो धीरे धीरे सारा चीज सही हो रहा था, लेकिन मतलब प्रतिबंध बहुत ज्यादा लगे और इसके कारण क्या हुआ, आगे की जो मतलब अर्थव्यवस्था थी ना वो धीरे धीरे देखा गया कि खराब होते जा रहा है। और ऐसा स्थिति देश में आ गया कि बहुत ही ज्यादा बेरोजगारी हो गई। ये 1990 आते आते तक बहुत ही ज्यादा बेरोजगारी हो गई, देश का स्थिति बहुत खराब हो गया। देश का इमेज जो था विदेशों के सामने इतना खराब हो गया कि कोई विदेश से निवेश यहाँ पे करना ही नहीं चाहता था, ऋण भी नहीं मिल सकता था, इवन मतलब इसको लोन, इंडिया को लोन भी नहीं मिल सकता था, ऐसा स्थिति हो गया था। तो इसके बाद क्या हुआ, 1990 के बाद अब क्या किया जाए, तो ऐसा स्थिति हो गया, ऐसे में तो देश नहीं चल पाएगा। तो ऐसे में क्या किया गया, एक नई आर्थिक नीति लाया गया। कब, 1951 में एक नवीन आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया गया और उसका यहाँ पे सूत्रपात किया गया, उसके बारे में बताया गया, उसको इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे क्या हुआ, बहुत सारे चीजों में चेंजेस आई और उससे क्या हुआ कि देशों में बहुत ज्यादा निवेश हुए, बहुत चीज सुधरी। तो अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले जानिए सन 1951 में नवीन आर्थिक नीति जो है ये क्या है, सबसे पहले हम इसको जानेंगे और उसके बाद आपको और भी सारा चीज समझाएंगे। सबसे पहले देखिए नई आर्थिक नीति जो है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ये क्या है, चलिए अब इसको आपको बताते हैं। तो इसकी विशेषता ये थी, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया गया, कोई भी पॉलिसी लाने के पीछे बहुत सारा रीजन होता है। जब भी कोई चीज मतलब डिमेरिट होती है वातावरण में, एनवायरनमेंट में, हमारे समाज में कोई चीज की कमी होती है जिसको अगर कोई भी पॉलिसी लाके ठीक कर दिया जाए तो वो पॉलिसी लाया जाता है। यहाँ पे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया गया, मतलब नई जो है आर्थिक नीति लाया गया, क्योंकि देश हमारा बहुत ही ज्यादा लॉस में चला गया और बहुत सारे चीजों का दिक्कतें आने लगी। उसके बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की विशेषता ये थे कि इसमें 3 चीज को अपनाया गया। पहला उदारीकरण,
उदारीकरण जिसको लिबरलाइजेशन बोलते हैं, उसके बाद यहाँ पे निजीकरण जिसको प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं, और तीसरा यहाँ पे वैश्वीकरण जिसको ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। यानी एल यानी पी यानी जी यानी एलपीजी। एलपीजी कब अपनाया गया? तो एलपीजी अपनाया गया 1991 में, याद रहेगा। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी नई आर्थिक नीति कब अपनाया गया? 1991 में। एलपीजी कब अपनाया गया? 1991 में। अब यहाँ पे हम लोग को जानना है उदारीकरण क्या होता है, निजीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण क्या होता है, यानी लिबरलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। इसके बारे में अब हम लोग को जानना है, तो आपको काफी अच्छे से भी हम आपको बताएंगे। बस आप लोग वेट करिए, सब कुछ सही तरीके से यहाँ पे होने वाली है और आपको पूरा सही प्रिपरेशन यहाँ पे हो जाएगी। तो अभी हम लोग नई आर्थिक नीति देख रहे हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसमें इसकी विशेषता जो थी ये 3 थी। पहला जो था लिबरलाइजेशन, दूसरा प्राइवेटाइजेशन और तीसरा ग्लोबलाइजेशन। चलिए एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे उदारीकरण क्या होता है, लिबरलाइजेशन क्या होता है। देखिए देश में क्या था ना, देश में देखा गया था कि बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगा हुआ है, हर चीज पर प्रतिबंध था, जिसके कारण यहाँ पे इतना स्थिति खराब हुआ। इसी के कारण न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया गया और इसके तहत क्या हुआ, इसके तहत व्यवसाय जो थी इसमें बहुत सारा चीज चेंज किया गया, जो प्रतिबंध थे वो हटाया गया। ऐसा देखा गया कि जब भी कोई व्यवसाय स्टार्ट किया जाता है तो उसको बहुत सारे लाइसेंस लेना पड़ता है और लाइसेंस के चक्कर में बहुत सारे व्यवसाय शुरू ही नहीं हो पाती है। तो इसलिए किया गया उदारीकरण में, लिबरलाइजेशन में ये किया गया, ये अपनाया गया कि बहुत सारे व्यवसाय को अब लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। मतलब कुछ ही व्यवसाय को ऐसा छोड़ा जिसमें उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके लिए अनिवार्य है, नहीं तो बहुत सारे व्यवसाय जो है बिना लाइसेंस के अपना जो है व्यवसाय चालू कर सकते हैं। तो ये अपनाया गया कब? उदारीकरण में। तो उदारीकरण का मतलब क्या हुआ? अनावश्यक प्रतिबंधों को व्यवसाय से हटाना और कर को कम करना। जो व्यवसाय पे जो कर लगी हुई थी, टैक्स लगी हुई थी, उसको कम करना। लाइसेंसिंग के प्रोसेस को आसान बनाना, जल्दी लाइसेंस मिल जाती है, अब पहले वही जो है नहीं हो पाती थी। तो ये सब चीज अपनाया गया उदारीकरण में। तो उदारीकरण का बेसिकली मतलब क्या हो गया, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए निजीकरण क्या होता है। निजीकरण जब भी निजीकरण यहाँ पे क्या हुआ, निजी मतलब कोई भी पर्सनल। तो मतलब जैसे मेरा निजी क्या स्थिति है, मतलब मेरा पर्सनल क्या सिचुएशन चल रहा है, आप एक निजी व्यक्ति हुए, हम एक निजी व्यक्ति हुए, मतलब अकेले अगर बात करें तो अगर इस पे ये निजी मेरा अधिकार है, इस पे सिर्फ मेरा अधिकार है। तो ऐसे यहाँ पे अगर बात करें निजीकरण, तो देखिए जब भी कोई भी व्यवसाय या कोई भी जो है उद्योग है जो सरकार के हाथ में है, जो सरकार के हाथ में थी, उसको अब किसी निजी व्यक्ति के हाथ में दे दिया गया। जो पहले सरकार के नियंत्रण में थी उसको अब किसी निजी व्यक्ति के हाथ में दे दिया गया, उसको कहते हैं निजीकरण। जैसे आपको पता होगा इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट की तरफ से था, लेकिन अब गवर्नमेंट उसमें प्राइवेटाइज कर दिया, तो प्राइवेटाइजेशन, इसको यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन ही कहते हैं। तो यहाँ पे निजीकरण हो गई। इससे क्या होती है, स्थिति बहुत सुधर जाती है। जो कि गवर्नमेंट सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाती है, वही प्राइवेट कंपनियां ज्यादा हैंडल कर पाती है। तो इसलिए अभी देखे होंगे भारत में बहुत सारा चीज को प्राइवेटाइज किया गया, हालांकि उसका नुकसान भी होता है लेकिन काफी हद तक फायदा भी होता है उस चीज से। आगे हम बात करते हैं वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन क्या होती है। वैश्वीकरण क्या होती है? देखिए वैश्वीकरण ये होती है कि मतलब एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार कर सकती है, मतलब अपने जो भी विचार है, अपने जो भी वैश्वीकरण का मतलब ही ये हुआ कि जो आइडिया से जो थॉट है उसको एक दूसरे जगह तक ले जाया जाए। सिर्फ आइडिया थॉट नहीं बल्कि मेनली यहाँ पे गुड्स, जो सर्विस है, गुड्स है, जो भी मतलब उत्पाद है, उसको एक देश में ले जाके दूसरे देश से बेच सके, उसके दूसरे देश से लाके इस देश में बेच सके। तो ऐसे यहाँ पे इसको कहते हैं वैश्वीकरण। मतलब आयात निर्यात को इसमें कम कर दिया गया, मतलब आयात निर्यात को यहाँ पे प्रतिबंध जो थे उसको, प्रतिबंध जो था उसमें पूरा ढिलाई दिया गया। उससे क्या हुआ, आयात निर्यात बढ़ा, मतलब देश से निर्यात भी काफी ज्यादा हुआ, मतलब दूसरी जगह सामान भी ज्यादा गया, यहाँ पे आया भी, नई नई कंपनियां आई, नई नई टेक्नोलॉजी आई, जिससे क्या हुआ, देश का विकास होने लगा। तो यहाँ पे वैश्वीकरण ये हो जाती है, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको तीनों का मतलब सही तरीके से समझ में आ गया। आप एक काम कर सकते हैं और कि आप अपने बुक में एसपीपीडी का बुक होगा या फिर एनसीईआरटी का बुक होगा या फिर आपके पास कोई भी पब्लिकेशन का बुक है, तो आप क्या करिए उसमें एक बार इसको रीड कर लीजिए सही तरीके से, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, हालांकि हम कोशिश करेंगे आपको कुछ लेक्चर जो है मतलब अगर ऐड कर सकते हैं आपको इसके साथ में तो वो ऐड कर दें।
ठीक है। अब अगर हम ऐड करना चाहे तो आपको ऐड कर देंगे, कुछ आपको इसके बारे में समझा देंगे, नहीं तो सिंपल सी बात है, इसके बारे में अलग से एक क्लास हम ले लेंगे जिसमें उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के बारे में अलग से आपको बता देंगे, क्योंकि ये ब्रॉड टॉपिक है। इसके बारे में अगर हम 1 घंटे भी बोलते रह जाए ना अगर उदारीकरण में, तो भी कम है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा ये चेंजेस था, ये अपनाया गया था, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये सब बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझाना होगा। तो आपको अच्छे से ही समझाएंगे कोई एक क्लास में। अभी के लिए बस इतना शॉर्ट में हम आपको बता दिए हैं, सब आप जान गए होंगे। अब हम लोग अगले टॉपिक को देखते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? उदारीकरण में क्या बताया आपको, याद है? उदारीकरण में आपको क्या बताया? उदारीकरण में ये बताए कि जो भी प्रतिबंध थे व्यवसाय से वो हटाया गया, कर को कम कर दिया गया, जो टैक्स होता था वो कम कर दिया गया। उसके बाद निजीकरण में मतलब जो सरकारी हाथ में था, जो सरकारी हाथ में था उसको क्या किया गया, उसको कर दिया गया निजी हाथ में, निजी व्यक्ति के हाथ में दे दिया गया। तो ये हो गया निजीकरण। उसके बाद वैश्वीकरण में क्या हुआ, एक देश क्या कर रहा है, दूसरे देश के साथ व्यापार कर रहा है, एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार कर रहा है, तो यहां पे ये हो जाती है वैश्वीकरण, ठीक है। समझ में आ गया ग्लोबलाइजेशन क्या होती है। उसके बाद अब यहां पे देखिए अगला जो टॉपिक हमारे पास वो है सन। अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो क्या है, सन 1991 में भारत सरकार द्वारा आर्थिक नीति में किए गए प्रमुख परिवर्तन। सन 1951 में भारत सरकार द्वारा आर्थिक नीति में किए गए प्रमुख परिवर्तन कौन कौन सी है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए भारत सरकार तो 1991 में नई आर्थिक नीति लाई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई, जिसमें ये 3 विशेषता थी। उसके 3 विशेषता थी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो अब यहाँ पे उससे जो है क्या प्रभाव पड़ा, मतलब उससे जो है आर्थिक नीति में किए गए प्रमुख परिवर्तन क्या थे। यहाँ पे मेनली परिवर्तन पूछ रहा, प्रभाव तो हम लोग को यहाँ जानना है। मेनली क्या क्या परिवर्तन थे उसमें, नई औद्योगिक नीति को अपनाया गया, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अपनाया गया। तो इसमें क्या हुआ, उद्योग धंधों में जो भी बहुत सारे जो मतलब दिक्कतें जो थी उसको कम कर दिया गया, टैक्स को कम कर दिया गया। तो मेनली यहाँ पे ये हुई चेंजेस और नई आर्थिक औद्योगिक नीति में। उसके बाद नई व्यापार नीति में क्या हुआ, न्यू ट्रेड पॉलिसी में क्या हुआ, इसमें जो व्यापार होता था उसमें चेंज हुआ, जिससे क्या हुआ, ये उदारीकरण के माध्यम से चेंज हुआ। आपको बताया ना कि उदारीकरण में क्या हुआ, जो भी व्यवसाय जो था, जो भी व्यापार होता था, व्यवसाय होता था, उसमें लाइसेंस बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। लाइसेंस अब जल्दी ले सकते हैं कोई भी व्यक्ति, तो अपना व्यापार जल्दी से कर सकते हैं और व्यापार का नीति यहाँ पे बनाया गया, तो ये चेंज किया गया। उसके बाद नई राजकोषीय नीति अपनाया गया, मतलब राजकोषीय यानी फिस्कल पॉलिसी। अगर इसके बारे में आपको बात करें तो आपको देखिए यहाँ पे बुक से भी आपको बताते हैं, जो कि हमारे देश में क्या था, हमारे देश में उस समय जो है, हमारे देश में उस समय क्या था, 1990 से 91 में सकल घरेलू उत्पाद जो था, मतलब जो जीडीपी था वो 8.5 था, उसको कम करके 4% का लक्ष्य निर्धारित किया गया। राजकोषीय घाटा का हम बात कर रहे हैं, घाटा मुनाफा का नहीं, घाटा जो था वो 8.5 था, अब उसको 4 का लक्ष्य रखा गया नई राजकोषीय नीति को लाके। तो इसमें सरकार द्वारा नवीन राजकोषीय नीति घोषणा की गई, इससे उदार कर दिया गया तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहित किया गया। एफडीआई जो फॉरेन जो डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट होता है उसको ज्यादा यहाँ पे बढ़ावा दिया गया। उसके बाद नई मौद्रिक नीति अपनाया गया, जिसमें मतलब बैंकों का जो अकाउंटिंग प्रोसेस था उसको आसान किया गया। अब जो है बैंक ब्याज जो दर था वो अपने से निर्धारित कर सकता था, खुद से निर्धारित कर सकता था, ये सारे चीज को अपनाया गया। अगर बात करें और भी सारे चीजों के बारे में तो इसमें हुआ, प्रत्यक्ष ऋण कार्यक्रमों में धीरे धीरे समाप्ति की गई, बैंकों का लेखा प्रणाली सुधारा गया, सरकारी उद्योग में कुल पूंजी के 49% तक निवेश की अनुमति दी गई। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें तो तरलता अनुपात में कमी की गई। तो ये सारा चीज जो है, निजी क्षेत्र में बैंकों की स्थापना की अनुमति दी गई, नई आर्थिक मौद्रिक नीति के अंतर्गत ये आया। उसके बाद नई निवेश नीति क्या होता है, न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या होता है, तो यहाँ पे नया निवेश जो किया जाता है उसका कोई नया नीति लाया गया। तो इसमें यहाँ पे बेसिकली जो फॉरेन के जो लोग इन्वेस्टमेंट करते थे तो उसको यहाँ पे मेनली नई निवेश नीति में अपनाया गया, जब बढ़ावा दिया गया, तो ये हो जाती है नई निवेश नीति। तो यहाँ पे हम लोग अभी क्या देखें, अभी हम लोग देखें जो हमारा चेंज हुआ था
भारत का आर्थिक वातावरण में ये चेंज हुआ था सन 1951 में, नवीन आर्थिक नीति जो अपनाया गया, इसकी विशेषता थी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इसको लाने के बाद जो है क्या जो है मतलब मुख्य परिवर्तन क्या थे, ये सन 1951 में भारत सरकार द्वारा नई आर्थिक नीति में किए गए क्या क्या परिवर्तन थी। तो ये सब चीजों में थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ रही थी, पहले जो है कुछ चीज की कमी थी, तो वो उसको फुलफिल किया गया, पॉलिसी ला के उसको ठीक किया गया। उसके बाद सरकार नीति में परिवर्तन का व्यवसाय एवं उद्योग पर प्रभाव। सरकारी नीति में परिवर्तन का व्यवसाय एवं उद्योग पर क्या प्रभाव था, इसके बारे में बात करते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों से धमकी, मतलब यहाँ पे देखिए पहले क्या था ना, पहले तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन नहीं था, मतलब एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करना काफी मुश्किल होती थी और कॉस्टली बहुत ज्यादा हो जाती थी। तो अपने यहाँ देश, अपने भारत देश में ज्यादातर विदेश से कंपनी नहीं आई हुई थी। उस समय क्या था कि मतलब जिसको जितना मन हुआ उतना पैसा में बेच रहा है सामान। लेकिन बाद में क्या हुआ, यहाँ पे अपनाया गया क्या चीज, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, विदेशी कंपनी भी बहुत सारे आए यहाँ पे, जिससे क्या हुआ, इसको बहुराष्ट्रीय जो कंपनी थी जो दूसरे देश से आई उससे धमकी मिलने लगा भारत की कंपनी को। यहाँ पे धमकी मतलब ये नहीं कि तुमको अब यहाँ पे काम धंधा नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं कि तुम अब इस देश के हो लेकिन तुम्हारा धंधा अब नहीं चलने देंगे, हम मनमानी करेंगे, ऐसा नहीं। यहाँ पे ये किया बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो दूसरे देश से आई, वो ये किया अपना जो गुड्स, जो अपना गुड्स या सर्विस जो बेच रहा था ना, गुड्स या सर्विस मतलब माल जो या फिर जो सेवा वो बेच रहा था, तो उसको यहाँ पे वो क्या किया, उसको यहाँ पे वो सस्ता कर दिया, उसका प्राइस जो था, उसका प्राइस यहाँ पे जो है वो लो कर दिया, कम कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मतलब अपना प्रॉफिट जो था, प्रॉफिट वहां पे ये वो कम कमाना चाहा, प्रॉफिट के पीछे वो नहीं भागा, तो यहाँ पे ये हो गई। उसके बाद अगर बात करें तो वो उसका जो गुणवत्ता था, क्वालिटी जो था, तो क्वालिटी जो था तो उसमें बहुत ज्यादा क्या क्या बढ़ावा दिया, मतलब क्वालिटी अच्छा किया। तो इससे क्या हुआ, जो यहाँ के कंपनी थे, जो भारत की कंपनी थे, उसको धमकी मिलने लगी बहुराष्ट्रीय कंपनी से। उसके बाद बात करते हैं चहुमुखी प्रतियोगी, मतलब भारतीय कंपनी को क्या हुआ, सब तरफ से कंपटीशन आने लगा, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग देश से आए लोग, अलग अलग तकनीक लाए, अलग अलग मशीन लाए, टेक्नोलॉजी आई। उससे क्या हुआ कि जो कंपटीशन था वो टफ हो गया, क्योंकि प्राइस कम हो गई है। प्रॉफिट के बारे में विदेशी कंपनी ज्यादा अभी नहीं सोच रही, क्योंकि उसको यहाँ पे अपना पैर पसारना है पूरा, मतलब उस समय की बात कर रहे हैं 1951 में की, तो उसको उस समय क्या करना था, मतलब पूरा फैलना था, पहले अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना था, तो ज्यादा प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचा, कंपटीशन बहुत टफ दिया। तो यहाँ पे अब हर तरफ से उसको क्या मिलने लगा, कंपटीशन मिलने लगा भारतीय कंपनी को। क्रेता बाजार, यहाँ पे क्या था, पहले क्या था 1951 से पहले क्या था, मतलब क्रेता बाजार था, मतलब यहाँ पे अभी जो है, अभी जो है विक्रेता बाजार, लेकिन पहले क्या होता था, अभी जो है क्रेता बाजार है यानी बायर्स मार्केट है। अभी क्या है, क्रेता बाजार है यानी बायर्स मार्केट है अभी, और पहले क्या होता था सेलर्स मार्केट यानी विक्रेता बाजार। क्यों, क्योंकि विक्रेता जो बेचने वाला था वो कम था और डिमांड बहुत ज्यादा था, मतलब लोग जो थे खरीदने वाले वो ज्यादा थे, तो मांग बहुत ज्यादा हो जाती थी, पूर्ति तो हो नहीं पाती थी। इसके कारण क्या था, जो विक्रेता थे वो अपने मनमानी कीमत पे बेचा करते थे, तो इसको यहाँ पे क्या हो गया, उससे इसे विक्रेता बाजार उस समय कहते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब क्रेता बाजार क्यों हो गया, क्योंकि अब बहुत बहुराष्ट्रीय कंपनी आई, जब से ग्लोबलाइजेशन अपनाया गया, वैश्वीकरण अपनाया गया, तो विदेशों से भी कंपनी आई। अब यहाँ पे क्या हुआ, पैसा कम हो गया कोई भी चीज का। जैसे अगर मोबाइल की बात करें, पहले मोबाइल का दाम बहुत ज्यादा हुआ करता था, लेकिन अब मोबाइल का दाम इतना कम हो गया क्योंकि बहुत अलग अलग देशों से मोबाइल वगैरह आई, तो इसके कारण क्या हुआ, इस सब का दाम भी कम हो गई। तो ये सब जो है यहाँ पे मेनली देखा जाता है। तो अभी यहाँ पे क्या है कि अगर जो सेलर होता है, जो विक्रेता होता है, अगर वो ज्यादा दाम ले रहा है तो बायर्स का मार्केट है, बायर्स कहीं पे भी जाके खरीद लेगा, इसलिए अब जो है क्रेता बाजार है यानी बायर्स मार्केट है। उसके बाद विश्वव्यापी तकनीक, इससे क्या हुआ परिवर्तन, सरकारी नीति में ये जो लाया नई आर्थिक नीति, इससे जो है परिवर्तन का जो व्यवसाय एवं उद्योग पर प्रभाव ये पड़ा कि विश्वव्यापी तकनीक आई। इससे क्या हुआ, गुणवत्ता में सुधार हुई, बहुत जगह से अलग अलग देश से यहाँ पे नई तकनीक आई, टेक्नोलॉजी आई। इससे क्या हुआ, क्वालिटी में सुधार आई और सामान भी अब जल्दी बन जाता है, तो मांग की कमी मतलब जो मांग जो जितना रहता था उतना पूर्ति भी हो जाती है। तो विश्वव्यापी तकनीक हुई। उसके बाद जीवित रहने के लिए निर्यात, सरकार यहाँ पे क्या किया कि जितना निर्यात करेगा उतना ही दूसरे देश से आयात करेगा। जो मान लीजिए अगर कोई भी अगर देश में अगर जितना का सामान वो बेचा
उतना का ही मतलब वो चीज दूसरे देश से ला सकता है, या फिर जितना का वो जो है दूसरे देश का लोगों के साथ वो सामान को बेचा, उतना ही का सामान वो इस भारत देश में भी ला सकता है। तो यहाँ पे ये कर दिया गया, जीवित रहने के लिए मतलब निर्यात करना ही पड़ता। जैसे रिलायंस ग्रुप, टाटा ग्रुप, ये सब क्या करते हैं, मतलब दूसरे देश से अगर कोई भी सामान लाते हैं तो यहाँ पहले उसको जितना भी वहां के थे निवेश, जितना यहाँ पे जो था, अगर बात करें हम आपको थोड़ा सा अगर डिटेल में बताएं, अगर जीवित रहने के लिए निर्यात, तो मेनली आपको अगर शॉर्ट में अगर बताएं तो जितना का हम अगर बेचते हैं किसी देश को, निर्यात करते हैं, उतना का ही हम आयात कर सकते हैं। तो मतलब आयात करने, अगर कोई भी हमें कच्चा माल लाना है तो उसके लिए हमें निर्यात पहले करना होगा। तो अगर इसके बारे में अगर आपको बताए तो देखिए, नई आर्थिक नीति में आयातों को निर्यात के साथ संबंधित कर दिया गया। भारतीय उद्योगों को निर्यात के बदले ही आयात करने की अनुमति दी गई। निर्यात से जो विदेशी विनिमय अर्जित हुई है, जो विदेशी विनिमय अर्जित हुई है, तो उसी से कच्चा माल, सामग्री आदि का आयात की अनुमति दी गई। तो ये यहाँ पे बताया गया है। तो होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। आज हम देखें मेनली भारत की आर्थिक वातावरण जो थी, जिससे नई आर्थिक नीति का जो है जन्म हुआ, और यहाँ पे इसमें 3 विशेषता थी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो इन सब के बारे में आपको अच्छे से बताए, और सब आपको होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आपको अगर ये क्लास पसंद आई तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।